के अंदर असल में क्या क्या होता है। इस विश्लेषण में हम भोजन के भौतिक और रासायनिक रूप से टूटने की पूरी यात्रा को बारीकी से समझेंगे। सच मानिए, क्रिया को एक रोड मैप की तरह समझते हैं। मानव आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, मुख गुहा यानी मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक फैली एक लगातार और कुंडलित रचना होती है। ये जानकर सच में अचरज होता है कि शरीर के अंदर ये नली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इस यात्रा को मुख्य रूप से 5 प्रोसेसिंग केंद्रों में बांटा जा सकता है। पहला, पाचन की शुरुआत यानी मुख गुहा। दूसरा, ग्रासनली और आमाशय। तीसरा, यकृत और अग्न्याशय। चौथा, छोटी आंत में रासायनिक क्रिया। और अंत में 5वां, अवशोषण और बड़ी आंत। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, पाचन की शुरुआत, मुख गुहा। मुख गुहा यानी हमारा मुंह वो जगह है जहां से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये एक ऐसा एक्टिव वर्क स्टेशन है जहां भोजन को भौतिक रूप से तोड़ने का सबसे पहला काम होता है। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 विशेष दांत होते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये भोजन को काटने और चबाने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से डिजाइन किए गए हैं। मसूड़े के ऊपर वाले दांत के हिस्से को शिखर या क्राउन कहते हैं और यह शरीर के सबसे कठोर पदार्थ इनेमल से ढका होता है। यही इनेमल अंदर के नरम डेंटाइन और मज्जा गुहा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, पाचन तंत्र की बिल्कुल शुरुआत में ही हमारी रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याएं कैसे शुरू हो सकती हैं। जब हम मीठी चीजें खाते हैं और दांतों को ठीक से साफ नहीं करते तो दंत अस्थिक्षय, जिसे हम आम भाषा में कैविटीज या डेंटल कैरीज कहते हैं, उसकी समस्या पैदा होती है। ये दांतों के धीरे धीरे सड़ने की वो प्रक्रिया है जो सीधे तौर पर हमारी खानपान की आदतों और बैक्टीरिया की रासायनिक क्रिया से जुड़ी है। आइए इसके स्टेप्स को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जब दांतों पर भोजन के महीन कण चिपके रह जाते हैं तो वहां मौजूद बैक्टीरिया उन शुगर वाले कणों पर रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन से एक एसिड बनता है। ये एसिड कोई मामूली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे उस कठोर एनामेल को नरम कर देता है और उसमें सुराख बना देता है। अगर इसे साफ न किया जाए तो दांतों पर एक परमानेंट परत बन जाती है जिसे दंत प्लाक कहते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पाचन की शुरुआत में ही सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाग 2, ग्रासनली और आमाशय। अब जब भोजन अच्छी तरह से चबा लिया गया है तो ये गले के नीचे एपिग्लोटिस को पार करते हुए शरीर के मुख्य एसिडिक प्रोसेसिंग टैंक की ओर बढ़ता है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, क्या भोजन निगलना सिर्फ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का कमाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन को नीचे ले जाना एक बेहद एक्टिव प्रोसेस है जिसे क्रमाकुंचन या पेरिस्टाइलसिस कहा जाता है। ये असल में ग्रासनली की मांसपेशियों का एक वेव या तरंग की तरह होने वाला लयबद्ध संकुचन और फैलाव है। मांसपेशियों की ये गति कुछ इस तरह काम करती है कि वे भोजन के ठीक पीछे सिकुड़ती हैं और उसे आगे की ओर धकेलती हैं। ये एक क्रमिक गति है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान उल्टा भी लटक जाए तब भी ये मांसपेशीय गति भोजन को मुंह से आमाशय यानी पेट की ओर ही धकेलेगी। है ना कमाल की बात? ग्रासनली से होते हुए भोजन अब आमाशय में पहुंच चुका है। आमाशय को बस कोई साधारण सी थैली समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव रासायनिक कक्ष है। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि आमाशय की भीतरी दीवार में मौजूद जठर ग्रंथियां हर एक दिन लगभग 3 लीटर जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस पैदा करती हैं। इतनी भारी मात्रा में निकलने वाला ये तरल भोजन को पचाने के लिए एक बेहद सक्रिय रासायनिक माहौल तैयार करता है। और इस रासायनिक कक्ष में एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल चलता रहता है। एक तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को तुरंत नष्ट कर देता है और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ एक सुरक्षा कवच है जिसे म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस आमाशय की दीवारों को इसी विनाशकारी एसिड से जलने से बचाता है। विनाश और सुरक्षा का ये संतुलन अपने आप में एक मास्टरपीस है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये संतुलन बिगड़ जाए? कभी कभी बहुत लंबे समय तक भूखे रहने या किसी और कारण से ये एसिड जरूरत से ज्यादा निकलने लगता है और म्यूकस का स्राव कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो तेज एसिड आमाशय की दीवार को ही काटना शुरू कर देता है, जिससे अंदर घाव बन जाते हैं। इन्हीं बेहद दर्दनाक घावों को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। भाग 3, यकृत और अग्न्याशय। आमाशय में अपना काम पूरा करने के बाद भोजन अब अगले पड़ाव के लिए बिल्कुल तैयार है।
लेकिन भोजन के आंतों में जाने से पहले हमें उन हेल्पर या सहायक अंगों को देखना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी रसायनों की सप्लाई करते हैं। यकृत या लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसे शरीर का एक विशाल केमिकल प्लांट माना जा सकता है। ये पित्त यानी बाइल बनाता है, जो पित्ताशय में स्टोर होता है। इस पित्त के 2 सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये आमाशय से आने वाले उस एसिडिक भोजन को क्षारीय बनाता है, जिसे अब काइम कहते हैं। और दूसरा, ये वसा यानी फैट के बड़े टुकड़ों को तोड़कर उनका पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन करता है, ताकि आगे चलकर एंजाइम उन पर आसानी से अपना काम कर सकें। यकृत के ठीक नीचे अग्न्याशय या पैंक्रियाज मौजूद होता है। इसका पाचक रस एकदम सटीक रासायनिक कैंची की तरह काम करता है। इसमें मौजूद एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज पहले से टूट चुके यानी पाइसीकृत फैट को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और अंत में न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में पूरी तरह से तोड़ देता है। भाग 4, छोटी आंत में रासायनिक क्रिया। अब हम इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। छोटी आंत, ये वो जगह है जहां रासायनिक पाचन का सबसे भारी और अंतिम काम पूरा किया जाता है। इसके नाम छोटी आंत पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये वास्तव में हमारी आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है, जो लगभग 6 मीटर तक लंबा हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही अचरज में डालने वाला बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि आंत की लंबाई किसी भी जीव की डाइट पर निर्भर करती है। शाकाहारी जानवरों को पौधों का सख्त सेल्यूलोज पचाना होता है, इसलिए उनकी आंत काफी लंबी होती है। इसके उलट मांस को पचाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। छोटी आंत की दीवारों में मौजूद ग्रंथियां सक्कस इंटेरिकस नाम का एक आंत्र रस छोड़ती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम जटिल अणुओं को उनके सबसे अंतिम और घुलनशील रूपों में तोड़कर रख देते हैं, जैसे कि पेप्टाइडेज पेप्टोन को एमिनो अम्ल में, इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इस पॉइंट पर आकर हमारा भोजन पूरी तरह से पच चुका है। भाग 5, अवशोषण और बड़ी आंत। पाचन तो पूरा हो गया, लेकिन इस मेहनत का फायदा तब तक नहीं है जब तक ये फ्यूल शरीर के हर एक हिस्से तक ना पहुंचे। अब ये पूरी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में आती है, अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन। ये सचमुच प्रकृति की एक शानदार कारीगरी है। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उंगली जैसी अनगिनत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें रसांकोर या विलाय कहा जाता है। ये संरचनाएं न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए सतह के क्षेत्रफल को कई गुना तक बढ़ा देती हैं, और इन विलाय के ठीक अंदर रक्त कोशिकाओं का एक बहुत ही घना जाल बिछा होता है। तो ये वो पॉइंट है जहां भोजन ऑफिशियली पाचन तंत्र को पीछे छोड़कर हमारे ब्लड स्ट्रीम या रक्त प्रवाह में एंट्री लेता है। पचे हुए इस लिक्विड भोजन को अब चाइल कहा जाता है। ये विलाई इस चाइल को बिल्कुल एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं और इसे रक्त और लस्सी का वाहिकाओं के जरिए पूरे शरीर में भेज देते हैं। बस यहीं से वो जीवनदायी ऊर्जा शरीर के हर एक सेल तक पहुंचने लगती है। अब जो भोजन पच नहीं पाता, उसका क्या होता है? वो छोटी आंत से निकलकर बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ये बड़ी आंत अवशेषी अंग यानी अपेंडिक्स के पास छोटी आंत से जुड़ी होती है और कोलन व रेक्टम में बंटी होती है। इसका मेन काम है बचे हुए कचरे का अंतिम निपटारा करना। ये उस अपचे भोजन में मौजूद अतिरिक्त पानी को पूरी तरह सोख लेती है। इसके बाद वो सॉलिड वेस्ट रेक्टम में कुछ देर के लिए जमा होता है और अंततः समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये शरीर